नाटक मोहब्बत और सियासत दृश्य 8। मंच पर मधु का प्रवेश। मंच का एक चक्कर लगाती है, हाथ में एक मोबाइल, अपने आप से बात करती हुई। मधु, आज 3 दिन हो गए मुझे अपने घर आए हुए, उस शहर से यहाँ अपने घर आए हुए। उस अमन ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। उसे फ़ोन करके पूछूं तो सही कि उसे हमारा ख्याल है कि नहीं। मंच के दूसरे सिरे पर विंग में से अमन का प्रवेश, उसके हाथ में भी एक मोबाइल, अपने आप से बात करता है। अमन, इस मधु ने तो सियासत ही बुला दी, बिना बताए चली गई। उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, चलूँ, वो तो फ़ोन करती नहीं, मैं ही फ़ोन करूँ। मंच के दूसरे कोने पर मधु अपने आप से, मधु वो तो फ़ोन करता नहीं, मैं ही फ़ोन करती हूँ। दोनों दाएं बाएं एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। अमन, अरे वो तो मुझे ही फ़ोन कर रही है। मधु, अरे वो तो मुझे ही फ़ोन कर रहा है। मधु, मैं रुक जाती हूँ, वो मुझे फ़ोन करेगा। अमन, मैं रुक जाता हूँ, वो मुझे फ़ोन करेगी। फिर दोनों दाएं बाएं एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करने की कोशिश करते हैं। अमन, अरे वो तो फिर मुझे फ़ोन कर रही है। मधु, अरे वो तो मुझे फिर फ़ोन कर रहा है। अमन, अब उसे कैसे बताऊं कि रुक जाए, मैं फ़ोन कर रहा हूं। मधु, अब उसे कैसे बताऊं कि रुक जाए, मैं फ़ोन कर रही हूं। अमन, अब मैं फ़ोन नहीं करूंगा, वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। मधु, वो कहीं ये ना समझे कि लेडीज़ फर्स्ट। उसको मैसेज करूं कि प्यार के मामलों में, हाँ यही मैसेज करूं। मैसेज लिखती है और साथ में बोलती जाती है, जनाब प्यार के मामलों में मैसेज कर रही है। लेडीज़ फर्स्ट नहीं होती, पहले लड़कों को ही करनी पड़ती है। चलिए अब आप फ़ोन कीजिए। लो, भेज दिया मैसेज। अमन, मैसेज देखकर, लो मैडम का मैसेज आ गया। क्या लिखा है? पढ़ता है, जनाब प्यार के मामलों में लेडीज फर्स्ट नहीं होती, पहल लड़कों को ही करनी पड़ती है। चलिए आप फ़ोन कीजिए। मुस्कुराकर, अच्छा तो दोनों ओर है आग बराबर लगी हुई। चलिए मैं ही पहल करता हूँ। फ़ोन करता है, दूसरी ओर मधु फ़ोन सुनती है। अमन, अरे क्या मधु जी, आपने हमारे यहाँ से जाकर हमें एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आपने तो हमारी सियासत ही बुला दी, उठते बैठते आपका ही ख्याल रहता है। मधु, ख्याल था तो फ़ोन क्यों नहीं किया? अमन, पहले आप ये बताइए, आप यहाँ से हमें बिना बताए चली क्यों गई? मधु, वो ऐसा है, वो है ना रुक्मिणी देवी। अमन, अब ये रुक्मिणी देवी हमारे बीच में कहाँ से टपक पड़ी? मधु, बता रही हूँ। वो ऐसा है, उस रुक्मिणी देवी जी ने मुझे फ़ोन किया था, काम था। अमन, उसने आपको फ़ोन किया? ऐसा क्या काम आन पड़ा था आपसे? मधु बोल रही थी कि तुम्हारी ज्योतिष के तो शहर में बहुत चर्चे हैं, आकर मुझे बताओ कि इस बार मुझे एमपी की टिकट मिलेगी कि नहीं। अमन, अच्छा तो फिर आपने उस रुक्मिणी देवी की कुंडली बनाई? मधु अपने आप से, इसको थोड़ा सा घुमाऊं। फिर फ़ोन पर, हाँ कमाल की कुंडली है उस रुक्मिणी देवी की, लगता है इस बार चाहे कोई पार्टी से टिकट दे पक्का जीत जाएगी। अमन, और फिर हमारा क्या होगा? मधु, आप ऐसा कीजिए, बाज़ार जाइए, अच्छा एक झुंझुना खरीदिए, अच्छा उसे बजाते रहिए। अमन, आप ना हरिद्वार जाइए, आपका गुरु वहाँ है ना, उसे जाकर एक बार फिर से ज्योतिष सीख कर आइए। लगता है आपको कुछ नहीं आता, अगर फ़ोन कर देता है। मधु, हो गया आग बबूला, लगता है मैंने तीली लगाकर बेशक गलत किया,
लेकिन मज़ा आ गया। मीना दीदी कह रही थी उस बिल्लू के साथ उसके घर में वो रुक्मिणी देवी भी आई हुई है, चलकर मिला जाए उस रुक्मिणी देवी से, उसकी कुंडली बनाऊं। कहीं ये अमन उससे पूछ ही ना ले कि क्या मैंने उसकी कुंडली बनाई थी और मेरी पोल खुल जाए, कहकर मंच से जाती है। मंच पर अब अमन अपने आप से, ये रुक्मिणी देवी ये तो ऐसे बन गई है जैसे कबाब में हड्डी, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, क्या करूं? चक्कर लगाता है मंच का एक, सोचता है, फिर चुटकी बजाता हुआ, ओ यस दिस प्लान विल वर्क। अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलाता है। विंग में से रुक्मिणी मोबाइल सुनते हुए प्रवेश करती है, उसके साथ बिल्लू भी है। वह फ़ोन पर बात करने लगती है। रुक्मिणी, हेलो अमन बेटा। मंच के दूसरे सिरे पर अमन, आंटी जी आपके लिए एक खुशखबरी है। बिल्लू रुक्मिणी से पूछता है। बिल्लू रुक्मिणी से, अमन का फ़ोन है? रुक्मिणी फ़ोन पर हाथ रख कर, हाँ, कहता है आपके लिए खुशखबरी है। फिर फ़ोन पर अमन से, हाँ बेटा क्या खुशखबरी है? अमन, आंटी आपके तो हमारे दिल्ली दरबार में बड़े चर्चे हैं। रुक्मिणी, यहाँ के हलके का इंचार्ज तुम हो, चर्चे हमारे हैं, और वो भी जो तुम्हारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। बेटा मजाक करने के लिए तुम्हें अपनी आंटी मिली थी। अमन, अरे आंटी जी सबसे बड़ा सरदर्द है, तभी तो आपने हमारी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। हाईकमांड कह रही थी मुझसे कि जंगपुरिया जी आपकी आंटी कहीं हमारी पार्टी को ही जंग ना लगा दे, उनको बोलिए हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, हम उनको असेंबली इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। रुक्मिणी, अरे बेटा ये तो सचमुच बड़ी खुशखबरी है, क्या ऐसा हो सकता है? अमन, तो आंटी जी आपको लगता है मैं फेंक रहा हूँ? रुक्मिणी, नहीं, वैसे फेंकू तो तुम हो, लेकिन ये लगता है तुम सच कह रहे हो। इसके लिए क्या करना होगा मुझे? अमन, अपने सपोर्टर्स के साथ हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और रुक्मिणी, और अमन, इस जंगपुरिये को पार्टी इस बार एमपी का टिकट दे रही है। मैंने तो कहा था हाईकमांड से कि 2 महीने बाद असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं और मेरा इंटरेस्ट भी स्टेट पॉलिटिक्स में ही है। एमपी बनकर तो दिल्ली बैठना पड़ेगा, वहाँ लग जाएगा इस अमनपुरिये को जंग। आप एमपी का टिकट किसी और को दे दीजिए। बोले नहीं, एमपी का इलेक्शन तो आपको ही लड़ाना है। अरे आंटी जी, जब मैंने एमसी बनाने के लिए आपकी मदद की थी, आपको भी एमपी के इलेक्शन में मेरी मदद करनी पड़ेगी। रुक्मिणी, अरे बेटा एमसी के इलेक्शन में तुमने मेरी मदद की थी। अमन, और क्या, आपने रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को यूं ही हरा दिया था। ये तो अंदर खाते हमने अपने पार्टी वर्कर को बोल रखा था कि वो वोट हमारी आंटी जी को ही डलवाएं। सियासत अपनी जगह, आंटी जी आप अपनी जगह। रुक्मिणी, अरे बेटा हमें तो खुद हैरानी हो रही है कि हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को कैसे हरा दिया। अब हम समझे इसके पीछे तुम थे। बिल्लू यह सुनकर रुक्मिणी से कुछ पूछना चाहता है। रुक्मिणी हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का संकेत करती है और इशारों में यह बताती है कि वह अमन के साथ नाटक कर रही है। फिर फ़ोन पर अमन से, अमन बेटा तुम टिकट लेकर आओ, तुम्हें एमपी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी आंटी की। अमन, बस आप जल्दी से हमारी पार्टी ज्वाइन करने का मन बना लीजिए और अपने सपोर्टरों के साथ रहकर मुझे अपनी बुक का बस फंक्शन रखना है, डेट भी बता दीजिए। रुक्मिणी, चलो बेटा फिर मैं बताती हूँ तुमको। अमन, अच्छा फिर आंटी जी नमस्कार। रुक्मिणी, अच्छा बेटा नमस्कार कहकर दोनों फ़ोन काट देते हैं। अमन मंच से जाता है। उसके जाने के बाद बिल्लू रुक्मिणी से, क्या कह रहा था मम्मी ये? रुक्मिणी,
मीठी गोलियां दे रहा था। इसको नहीं पता तुम्हारी मम्मी ने भी घाट घाट का पानी पिया है। कहता था अपने सपोर्टरों को लेकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और असेंबली इलेक्शन में मुझे इनकी पार्टी सीएम का कैंडिडेट अनाउंस कर देगी। बिल्लू, अरे मम्मी जी फिर तो छोड़िए ही है एमपी का इलेक्शन, आप उसकी पार्टी ज्वाइन कर लें। कहाँ एमपी कहाँ सीएम। रुक्मणी, बेटा तुम इन पॉलिटिकल लोगों की चालें नहीं जानते, मेरे साथ चला करो पॉलिटिकल मीटिंग में, तुमको राजनीति की एबीसी पता चल जाएगी। बिल्लू, मम्मी राजनीति में ये आपका बेटा भी अब पूरा चाणक्य है। रुक्मणी व्यंग से, अच्छा बिल्लू वो थी ना मधु जिसे तुम अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, उसको अमन से दूर करने के लिए मैंने ऐसा चक्कर चलाया। तभी मधु का प्रवेश को देखकर बिल्लू घबरा सा जाता है और कहता है, अरे मधु जी आप। तभी चाय के पहले ट्रे में रखे वीना का प्रवेश। वीना मधु को देखकर बिल्लू से, अरे बेटा मैंने ही मधु को यहाँ बुलाया था इनकी कुंडली बनवा कर यह जानने के लिए कि क्या रुक्मणी की ओर इशारा करती है, इस बार ये एमपी बन जाएंगी। रुक्मणी, लेकिन हम कुंडलियों में नहीं अपने बाबा जी पर विश्वास करते हैं। बिल्लू मधु से, मधु जी ऐसा नहीं कि मम्मी जी आपकी ज्योतिष पर विश्वास नहीं करती। दरअसल अभी मम्मी जी की उसामन जंगपुरी से बात हुई थी, वो मम्मी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रही हैं। अब मम्मी जी एमपी नहीं इस स्टेट की सीएम बनेगी। मधु, फिर तो बहुत बहुत मुबारक। मैं तो आई थी आंटी जी की कुंडली बनाने, चलो चलती हूँ। बिल्लू उसे रोककर, वैसे कुंडली बनवाई भी जा सकती है मधु, आपकी मम्मी जी को अपने बाबा जी पर ज़्यादा विश्वास है, हम पर नहीं। कहकर मधु जाती है। उसके जाने के बाद रुक्मणी बिल्लू की ओर मुड़कर, रुक्मणी, बिल्लू पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। बिल्लू, क्यों अब क्या हुआ। रुक्मणी, हुआ तेरी माँ का सर। कहकर रुक्मणी गुस्से से नथुने फड़फड़ाती विंग में जाती है। बिल्लू भी उसके पीछे जाता है। वीना रुकी सी पहले हाथ में पकड़ी ट्रे को देखती है, फिर तेजी से विंग में जाती है। यहाँ दृश्य 8 होता है ख़त्म। 9 कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।